हेलो, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? हमारी जो पिछली क्लास हुई थी उसमें हम लोगों ने अपना डायमेंशन एनालिसिस और उसके जितने भी यूजेस थे वो सारे देख लिए थे। उसके साथ साथ हम लोगों ने ये देख लिया था कि जो हमारे सिग्निफिकेंट मतलब जो हमारे साइंटिफिक जितने भी हमारे इंस्ट्रूमेंट्स थे वो किस काम आते थे, वो सारी चीज़ हमने जो है वो देख ली थी अपने पिछले लेक्चर्स में। अब जो हमारा आगे का लेक्चर रहेगा उसमें हम लोग देखेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है हमारे वो होती क्या हैं, यानी कि हमारे जो सार्थक अंक हैं वो असल में होते क्या हैं, किस तरीके से उनको निकाला जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ से शुरुआत करते हैं अपने सिग्निफिकेंट फिगर्स की, और इसके बाद हम लोग अपना कर लेंगे इस वाले में सिग्निफिकेंट फिगर्स के बाद में जो भी हमारे एरर्स यानी कि जितनी भी हमारी त्रुटियां हैं वो। तो यहाँ हमारे पास में सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं ये हमारे पास में क्या है, हमारे सार्थक अंक होते हैं। अब सार्थक अंक कैसे, देखो जो भी हमारे पास में हमारी कैलकुलेशंस होती हैं उन कैलकुलेशंस में मतलब जो भी हमारे पास में मेजरमेंट्स हमारी होती हैं उन मेजरमेंट्स में ये सिग्निफिकेंट फिगर्स का बहुत बड़ा रोल रहता है। किस तरीके से हमें कैलकुलेशंस हमारी करनी है, कितनी एक्यूरेट करनी है, उस तरह की चीज़ें हमें इस सार्थक अंक से पता चलती हैं। देखो, तो यहाँ पे सार्थक अंक में अगर मैं बात करता हूँ यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर्स में तो दो चीज़ें होती हैं। दो चीज़ मिला करके हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स यानी कि हमारे जो सार्थक अंक होते हैं वो बनाए जाते हैं। तो ये दो चीज़ें क्या होती हैं, देखो एक होता है हमारे पास यहाँ पे रिलायबल डिजिट, एक होता है हमारे पास यहाँ पे क्या, रिलायबल डिजिट, और एक होता है हमारे पास यहाँ पे डाउटफुल डिजिट। इस रिलायबल डिजिट को हम लोग सर्टेन डिजिट भी कहते हैं, और अगर मैं इस डाउटफुल डिजिट की बात करता हूं तो इसको हम लोग अनसर्टेन डिजिट भी कहते हैं। अब एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि रिलायबल और डाउटफुल और सर्टेन, और अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ आगे यानी कि हमारे अनसर्टेन की, तो इसका मतलब क्या हो जाता है अगर मैं इन चीज़ों को समझूं। तो देखो, मान लो मैं कहीं पे ना एक नंबर लिखता हूँ, मान लो मैंने लिखा 457.4, इस तरीके से मैंने एक नंबर जो है यहाँ पे लिख दिया। अब अगर आप इस नंबर में ध्यान से देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि पॉइंट के बाद एक नंबर जो है वो लिखा हुआ है ना, पॉइंट के बाद में क्या लिखा हुआ है, एक नंबर जो है हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है पॉइंट के बाद में। अब ये जो आप देख रहे हो कुल मिलाकर के कितने नंबर हमारे पास में है, ये है हमारे पास में चार नंबर। अगर मैं इन चारों नंबर की बात करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये चारों नंबर, ये शुरू के जो नंबर हैं ये बहुत ही एक्यूरेट कह सकते हैं, शुरू के जो तीन नंबर है पॉइंट से पहले, क्योंकि आप लोग बड़े आराम से बड़े नंबर्स को गिन लेते हो अपनी स्केल्स में, है ना। पॉइंट के बाद के नंबर का मतलब है कि आपको बहुत बारीक और महीन जो है वहां पे एक तरीके से गणना करनी पड़ी, कैलकुलेशन जो है वो करनी पड़ी। तो यहाँ पे देखो 457, ये हमारे पास में क्या हो जाता है, ये हमारे पास हो जाता है हमारा रिलायबल डिजिट में, ये हमारे पास होता है रिलायबल डिजिट। उसके साथ साथ एक बात और बता दूं, पॉइंट के बाद जो एकदम पहला नंबर होगा, फर्स्ट डिजिट जो होगा हमारे पास पॉइंट के बाद, वो भी हमेशा हमारा रिलायबल डिजिट ही बनता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ रिलायबल डिजिट की, तो कुल मिला के कितने रिलायबल डिजिट हुए, चार। अगर मान लो यही नंबर कुछ इस तरीके से होता, यानी कि अगर मैं इसको लिख दूं इस तरीके से 457.423, तो आप यहाँ पे देख सकते हो सर्टेन डिजिट हमारे पास फिर कितने हो जाते हैं, चार। ये हमारे पास रिलायबल या फिर हमारे सर्टेन डिजिट जो है वो हो जाते हैं, ये लो ये हमारे क्या हो गए, रिलायबल डिजिट्स जो है वो हो चुके हैं। और अगर आप इन दो को देखेंगे, जो आप यहाँ पे दो हमारे पास में है पॉइंट्स के बाद में, ये हमारे बनाते हैं क्या, अनसर्टेन डिजिट। अनसर्टेन का मतलब है अनिश्चित, है ना। यहाँ पे अनसर्टेन डिजिट्स का मतलब हमारे पास में क्या हुआ, ये हमारे पास हुआ यहाँ पे अनिश्चित की बात हो रही है। ठीक है, और अगर मैं बात करता हूँ सर्टेन की, तो ये हमारे पास बन जाता है हमारे क्या, निश्चित। ठीक है, तो ये दो से मिलकर के हमेशा बनते हैं। अब सार्थक अंक की अगर मैं बात करता हूँ, यानी कि अपने सिग्निफिकेंट फिगर्स की अगर मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास में कुछ रूल्स जो है वो होते हैं, उन रूल्स को हमें यहाँ पे फॉलो करना पड़ता है। अगर हम लोग उन रूल्स को फॉलो करेंगे तो हम किसी के भी कोई भी दिए गए नंबर के सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जितने भी हमारे रूल्स हैं इसमें, यानी कि जितने हमारे नियम है इन सार्थक अंकों को निकालने के लिए, वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ।
इसमें हमारे पास सबसे पहला आता है, सबसे पहले ये आता है कि जितने भी हमारे अशून्य अंक होते हैं, यानी कि जितने भी हमारे नॉन डिजिट नंबर होते हैं, नॉन जीरो डिजिट्स, ठीक है, वो हमेशा क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो कहलाएंगे, यानी कि वो हमेशा अपने आप ही सार्थक अंक जो है वो होंगे। ठीक है, तो पहला है यहाँ पे ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर significant फिगर्स। इसमें एग्जांपल भी ले लेते हैं, एग्जांपल भी देखो। अभी मैं यहां पे लिख देता हूं एग्जांपल हमारे पास 211.8। तो अगर मैं यहाँ पे काउंट करूं तो हमारे पास में कितने हैं, 1 2 3 4, हमारे पास यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए, 4 हमारे यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो हो चुके हैं। इट हैज 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गए हैं, यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो हो चुके हैं आप लोगों के सामने। 211.8 मैंने एक जो है लिया है। अगर हम लोग हिंदी में कहेंगे, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि जितने भी, या फिर कह सकते हैं कि सभी अशून्य अंक जो हमारे होंगे वो हमेशा सार्थक अंक जो है होंगे, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इसमें सबसे पहला पॉइंट जो है हमारे पास यहाँ पे वो बन जाएगा। इसके बाद अगर मैं आगे की बात करता हूं, तो मान लो कि हमारे पास में क्या है, देखो अब दूसरा, ऑल zeros that are found between non-zero digits are significant। तो एक हमारे पास ये हो जाता है कि जितने भी हमारे शून्य अंक होते हैं, या फिर कह सकते हैं जितने भी हमारे शून्य होते हैं, अगर वो हमारे अशून्य अंकों के बीच में आ जाएं तो वो हमेशा सार्थक अंक जो है वो कहलाएंगे या फिर गिने जाएंगे। तो यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल जो है बोले लेता हूँ। तो हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल में हो जाएगा, मान लो कि मैंने लिया है 20.0007, मैंने एक ये जो है नंबर यहाँ पे लिया है। अब अगर मैं इसमें देखूं ध्यान से, तो मुझे क्या समझ में आ रहा है, मुझे ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे 1 2 3 4 4 जीरोस जो है वो हैं, और नंबर जो मेरे हैं, यानी कि जो मेरे नॉन जीरो नंबर यहाँ पे, यानी कि अशून्य अंक जो है वो क्या है मेरे यहाँ पे, 2 और 7 हैं। तो उनके बीच में कितने यहाँ पे शून्य आ गए, वो आ गए 4। कितने जीरोस आ गए, 4 आ गए। तो यहाँ पे कुल मिलाकर के हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स फिर कितने हो जाएंगे, 2 ये हैं, 4 ये हैं, तो कुल मिलाकर कितने हो गए, 6 हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो यहाँ पे हो जाएंगे। 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अब इसी में थर्ड, यहां पे है लीडिंग जीरोस टू द लेफ्ट of the first non-zero digit are not significant। इसमें समझा देता हूं। ठीक है, अब इसमें देखो, इसका मतलब क्या है
ये बात हो रही लीडिंग जीरोस की। लीडिंग जीरोस का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि ऐसे शून्य जो सबसे पहले आ रहे हैं। मान लो मैं कोई भी एक अंक यानी कि कोई भी अगर मैं अपना नंबर लिख देता हूँ, एग्जाम्पल लेता हूँ 0.0085, मैंने ये अपना एक एग्जाम्पल जो है ले लिया है। तो यहाँ पे लीडिंग जीरोस मेरे कौन से होंगे? यहाँ पे लीडिंग जीरोस की बात हो रही है इनकी, यानी कि 1 0 ये रहा, 1 0 ये रहा, 1 0 ये रहा। क्यों, कैसे पता चल रहा है? देखो साफ साफ मैंने लिख दिया है, टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, यानी कि हमारे जो भी अशून्य अंक होगा उसके बाएं तरफ जितने भी हमारे शून्य होंगे वो क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे लीडिंग जीरोस। ठीक है, और वो हमेशा क्या होंगे? नॉट सिग्निफिकेंट, यानी कि वो हमेशा हमारे क्या होंगे? सार्थक नहीं होंगे। ठीक है, तो यहां अगर मैं बात करता हूं तो इस वाले नंबर में हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स फिर बन जाते हैं? 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं फिर यहाँ पे बन जाते हैं। यानी कि यहां पे कितने सार्थक अंक हैं? 2। इट हैज 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये हमारे पास हो जाता है। इसके बाद हमारे पास फोर्थ अगला, ट्रेलिंग जीरोस फॉर अ होल नंबर दैट एंड्स विद डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। अब इसका मतलब क्या हो जाता है? तो यहां पे देखो क्या है इसका मतलब, ट्रेलिंग जीरोस फॉर अ होल नंबर दैट एंड्स विद डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। इसका मतलब ये है कि हमारे पास में अगर कोई एक नंबर है, हमारे पास में क्या है? कोई एक जो है यहाँ पे नंबर है, मैं कोई भी एक अपना जो है वो अंक ले लेता हूं। अब वो जो हमारे पास में यहाँ पे नंबर है, मान लो उस वाले नंबर के आखिर में मैंने क्या लगा दिया? एक डेसिमल जो है वो लगा दिया है। ठीक है, यानी कि दशमलव जो है हमने अपना वहां पे लगा दिया। मान लो मैंने ऐसे लिखा 320 और फिर मैंने यहाँ पे क्या करा? पॉइंट जो है वो लगा दिया है। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो हमारे आखिर में क्या आएंगे? शून्य जो है वो आएंगे, वो हमेशा क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे अपने सिग्निफिकेंट। वो हमारे यहाँ पे क्या होंगे? वो होंगे सिग्निफिकेंट। ठीक है, ये बात सभी को समझ में आ रही होगी। चलो अब आगे देखो, अगला है हमारे पास, 3 हमने कर लिए हैं, फोर्थ। अब फोर्थ में हमारे पास में है ट्रेलिंग जीरोस टू द राइट ऑफ डेसिमल प्लेस आर सिग्निफिकेंट। इसका मतलब क्या हो जाता है? मान लो कि मैं कहीं पे लिख देता हूं, मैंने ऐसे लिखा है 320.000, तो इसका मतलब ये है कि अगर कहीं पे जो है हमारा दशमलव यानी कि हमारा क्या डेसिमल आ रहा है, तो उस डेसिमल के बाद यानी कि इस दशमलव के बाद में जितने भी शून्य हमारे होंगे, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है? ये 3 शून्य है, तो जितने भी शून्य हमारे होंगे वो क्या होंगे? वो हमेशा सार्थक जो है कहलाएंगे, वो हमारे क्या होंगे? सिग्निफिकेंट होंगे। तो इस वाले स्थिति में अगर बात करता हूँ, यानी कि अगर मैं इसी नंबर की बात करता हूँ, तो यहाँ पे कितने सार्थक अंक हो गए, यानी कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए? आप गिन सकते हो, 320, यानी कि 1 2 3, उसके बाद 1 2 3, तो कुल मिला कितने हुए? 6। तो यहां पे हमारे पास में 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो यहां पे हमारे पास में क्या हो चुका है? 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो हो चुके हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं अपना यहाँ पे नेक्स्ट, अब हम देखते हैं अपना सिक्स्थ। अगर मैं अपने सिक्स्थ वाले की बात करता हूँ, छठे की, मान लो एग्जैक्ट नंबर्स की बात करता हूँ। अब बताऊंगा एग्जैक्ट नंबर्स क्या होता है। एग्जैक्ट नंबर्स हैं और हमारे पास में इरेशनल नंबर्स हैं। जैसे कि पाई हो गया हमारे पास में। ठीक है, उसी तरीके से हमारे पास में क्या हो गया है? यूलर्स का नंबर हो गया है।
अब ये जो हमारे पास में नंबर्स होते हैं, अगर मैं इन नंबर्स की बात करता हूं तो इन नंबर्स के पास, यानी कि एग्जैक्ट नंबर्स देखो, जैसे हमारे पास में क्या आ गया, पाई आ गया, यूलर्स नंबर आ गया, तो ये नंबर ऐसे होते हैं जो कि खत्म ही नहीं होते। इरेशनल नंबर की अगर मैं बात करता हूं तो ये कभी खत्म नहीं होते। जिस भी अंक को या किसी भी आप एक तरीके से जो भी आपके पास में नंबर होगा, अगर आप उसको रोक सकते हो, उसका आप आखिरी जो नंबर होगा, अगर आप उसको एक तरीके से जो आखिरी डिजिट उसका होगा, अगर आप उसको पता कर लो तो वो एक तरीके से रेशनल हो जाता है। लेकिन जो हमारे पास में ये आप नंबर देख रहे हैं, जैसे मैंने पाई का एग्जांपल लिया है, तो ये क्या होता है, चलता ही रहता है ना, ये रुकता ही नहीं, ये रिपीट होता रहता है। तो इस तरह के नंबर जिनका आखिरी अंक यानी कि जो लास्ट वाला डिजिट होता है वो हमें नहीं पता चलता, पता ही नहीं होता, उनको हम कहते हैं हमारे क्या, इरेशनल नंबर्स। और इस तरह के जो भी हमारे नंबर होते हैं, इनमें हर एक जो भी हमारा डिजिट होता है वो क्या होता है, हमेशा सिग्निफिकेंट फिगर होता है। यानी कि इनका एक एक अंक जो होता है वो हमेशा क्या होगा, हमारा हमेशा सार्थक अंक जो है वो कहलाएगा। तो यहां पे ये चीज होती है, हैव हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगर बात करता हूँ, जैसे हमारे पास में पाई की अगर वैल्यू है, ये चलते चली जाती 3.14 ऐसे पता नहीं करके कितनी सारी है, तो इसमें अनंत तक जो है हमारे पास में क्या है, अपने सार्थक अंक जो है वो होंगे, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है हमारे पास में यहाँ पे होंगे। ठीक है, अब ऐसे ही इसके बाद में फिर हमारे पास में नेक्स्ट 7th, मान लो कि हमारे पास एक वैल्यू है और उस वैल्यू को मैंने अपने साइंटिफिक नोटेशन या फिर कह सकते हैं कि वैज्ञानिक पद्धति में जो है मैंने लिखा हुआ है। अभी बताता हूं वो क्या होता है। फॉर एनी वैल्यू रिटन साइंटिफिक नोटेशन एज, अब यहां पे कुछ एग्जांपल लेता हूं और इसको भी समझाता हूं ये क्या है, पहले इसमें एग्जांपल लिख देता हूं मैं कुछ। अब ये देखो, अब यहां पे ये हमारे पास आखिरी पॉइंट है, तो मैं बात कर रहा हूं किसकी, फॉर एनी वैल्यू रिटन इन साइंटिफिक नोटेशन एज a इंटू 10x 10 एक्सपोनेंट x। यानी कि कहने का मतलब ये है कि मान लो कोई भी हमारे पास में क्या है, एक वैल्यू है ना, और उस वैल्यू को मैं क्या कर रहा हूँ, वैज्ञानिक पद्धति में जो है वो लिख रहा हूँ, साइंटिफिक नोटेशन में लिख रहा हूँ। तो मैंने कैसे लिखा, a इंटू 10 एक्सपोनेंट x, यानी कि a गुना 10 घात x मैंने ऐसे लिखा हुआ है। यहाँ पे x कुछ भी हो सकता है हमारा, तो हमारा जो यहाँ पे नंबर है ना, है ना, तो उसमें अगर मुझे क्या करना है, मेरा साइंटिफिक फिगर्स है ना, वो अगर मुझे निकालना है, कहने का मतलब ये है कि अगर मुझे सार्थक अंक जो है वो निकालने हैं, तो उसमें जो भी हमने अभी नियम पढ़े हैं वो सारे नियम हम कहाँ लगाते हैं, वो a के ऊपर लगाए जाते हैं। मान लो a इंटू 10x की पावर x हो गया, तो जब ये यहाँ पे a देख रहे हैं तो इस a के ऊपर ही वो सारे के सारे नियम जो होते हैं वो लगाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि 10 की पावर x को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पे आप एक बार देखो, मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल जो है आपके सामने लिए हैं। एक है मेरे पास 4.5 इंटू 10 एक्सपोनेंट 3। अगर मैं इस वाले की बात करता हूँ तो आप ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, यहाँ पे होंगे दो, एक ये रहा, तो यहाँ पे कितने हुए, दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए। उसी तरीके से अगर मैं आगे की बात करता हूँ, यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, यहाँ पे होंगे 3। अगर मैं इसकी बात करूँ, यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, यहाँ पे होंगे 4। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ऐसे यहाँ पे हमारे पास में क्या हो जाएंगे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, यहाँ पे कितने होंगे, 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे हमारे 2 सार्थक अंक हुए, यहाँ पे 3 हुए, यहाँ पे जो है 4 हुए। तो ये जो आप 4.5 देख रहे हो, इसके ऊपर जो है हमारे सार्थक अंकों के जो नियम है, यानी कि रूल्स जो हमारे हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स को डिटरमाइन करने के, वो सब यहाँ पे जो है वो लगाए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे 4.50 हमारे पास में हो गया, इस पे भी लगेगा। उसी तरीके से अगर मैं 4.500 की बात करता हूँ तो इसके ऊपर भी जो है वो हमारा रूल लग जाएगा। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों ने अपना क्या कर लिया है, सिग्निफिकेंट फिगर्स जो जो कॉन्सेप्ट है वो हमने यहाँ पे खत्म कर दिया है। अब मैं एक दो चीजें जो है वो देख लेता हूँ। मान लो आपके पास में दो नंबर आए,
दोनों नंबर को आपको क्या करना है, ऐड करना है, जोड़ देना है। तो वहां पे जो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, जो हमारा रिजल्ट आएगा वो हमें किस तरीके से निकालना होगा, एक बार उसको जो है हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे देखो, मान लो कि हमारे पास में दो नंबर है, एक हमारे पास में ए 5.34, और मान लो कि मेरे पास में एक दूसरा नंबर है वो है 5.3475। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो किस में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास में होंगे, एक बार वो देख लीजिए आप। तो यहाँ पे 5.34 में हमारे पास में कितने, तीन। अगर मैं 5.3475 में बात करूँ तो यहाँ पे कितने होगा हमारे पास में, पाँच। तो अब ये मान लेते हैं कि हम इनको क्या करने वाले हैं, जोड़ने वाले हैं। चलो जोड़ करके देख लेते हैं कितना आएगा हमारे पास। यहाँ पे ये आ जाएगा 10 पॉइंट, ये हो जाएगा हमारे पास 6, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 5। लो, ये आंसर आ रहा है। लेकिन एक्चुअली में क्या होता है ना कि यहाँ आंसर हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स के टर्म में ही देना होता है, यानी कि सार्थक अंकों के ही रूप में देना होता है। जो सार्थक अंक हमारे पास यहाँ पे हैं बिल्कुल उसी तरीके से, यानी कि जो ऊपर रहे हैं उसी तरीके से यहाँ भी देना होगा। लेकिन अब इसमें कैसे दिया जाए वो देखो जरा। यहाँ पे क्या हुए, तीन, यहाँ पे कितने हुए, पाँच। यहाँ आप इस वाले में देखो, एक दो तीन चार पाँच छः, छः हुए ना। इसमें क्या करना होगा, मिनिमम जो हमारे पास होता है उसमें ही हम लोगों को यहाँ पे निकाल करके देना होता है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, एक दो तीन, यहाँ तक हम लोग जो है वो अपना आंसर करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10.6 जो आप देख रहे हो, यहाँ तक हमारा आंसर होगा। और इस वाले में भी हम लोग क्या लगा देंगे, राउंड ऑफ करने वाला जो हमारा कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। और तब हम लोग अपना क्या करेंगे, अपने तीन जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उनमें अपना आंसर लेकर के आएंगे। राउंड ऑफ कैसे होगा, एक बार आप देख लो। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है ना, 5 से बड़ा है, तो फिर यहाँ पे हम क्या कर देंगे, राउंड ऑफ कर देंगे। तो वो देखा जाना है ना। राउंड ऑफ वाला कॉन्सेप्ट भी जो हम लोग यहाँ पे अप्लाई करके इसको क्या कर देते हैं, तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स में बदल देंगे। तो ये चीज़ जो है यहाँ पे होती है। तो हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है हमारा वो खत्म कर लिया है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो आगे हमारे पास आ जाता है इसमें एरर्स। अब जो एरर्स होते हैं, यानी कि अगर मैं बात करता हूँ त्रुटियों की, अगर मैं यहाँ बात करता हूँ किसकी, मैं यहाँ बात करता हूँ अगर त्रुटियों की, तो ये जो त्रुटियां हैं ये आती कैसे हैं, कितने तरह की हमारे पास में हो जाती हैं। अब हम इसको जो है यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास है एरर्स इन मेजरमेंट्स, तो इसमें हमारे पास एरर्स जो हैं देखो जरा एक बार कैसे आते हैं। हाँ, तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे हमारे एरर्स की, कि हमारे पास जो एरर्स हैं, यानी कि हमारे जो मापन में जितनी भी त्रुटियां हैं वो कितने तरह की हैं, ये चीज़ को हम लोग जो है यहाँ पे पढ़ रहे थे। तो अगर मैं बात करता हूँ तो एक हमारे पास होता है यहाँ पे सिस्टमेटिक एरर, और एक मैं यहाँ पे बात करता हूँ वो तो हमारे पास में रैंडम एरर। ये होते हैं हमारे पास। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ अपने इस सिस्टमेटिक एरर की, तो सिस्टमेटिक एरर में क्या होता है, जो भी हमारे पास में हमारा यंत्र होता है, यानी कि जो भी हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है, उस इंस्ट्रूमेंट में अगर कुछ एरर आ जाए, यानी कि कुछ अगर कमी आ जाए, तो उसकी वजह से कैलकुलेशन में जो भी गलतियां होती हैं उनको हम कहते हैं सिस्टमेटिक एरर। इसी सिस्टमेटिक एरर को हम लोग इंस्ट्रूमेंटल एरर भी कह देते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर भी कह देते हैं। अच्छा, अब जो हमारे पास सिस्टमेटिक एरर होता है, ये सवाल बहुत बनता है कि सिस्टमेटिक एरर किस तरह का है। यहाँ पे पूछा जाता है कि क्या ये बढ़ता चला जाता है ना। मान लो आपने 10 कैलकुलेशंस करी हैं, तो होगा क्या, हर एक कैलकुलेशन में आपका एरर जो है वो आएगा। अब उससे होता क्या है कि आपने जब कैलकुलेशंस अपनी शुरू करी हैं, तो एक कैलकुलेशन में एरर आया, दूसरी में फिर से एरर आया, तीसरी करी फिर से एरर आया। तो आप जितनी भी कैलकुलेशंस करेंगे हर एक कैलकुलेशन में एरर आएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, जो भी आपका एरर यानी कि जो आपकी त्रुटियां होती हैं वो एक तरीके से इकट्ठा होती चली जाती हैं, तो उसको हम कहते हैं एक्यूमुलेशन ऑफ एरर। तो यहाँ पे क्या होता है, इसमें होता है एक्यूमुलेशन ऑफ एरर। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपकी जो भी त्रुटियां हैं वो क्या होंगी, वो यहाँ पे इकट्ठी होती चली जाएंगी। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे अगली चीज की बात करूं, तो
ये चीज़ हो क्यों रही है, मतलब यहाँ पे हर बार ये जो आपका एरर आ रहा है, जो आपकी यहाँ पे कमी आ रही है, वो बढ़ती क्यों चली जा रही है, मतलब आपकी जो भी पहले कमी थी वो दोबारा फिर से बढ़ गई, तीसरी बार फिर से बढ़ गई, तो वो बढ़ क्यों रही है हर बार, वो क्यों आ रही है? क्योंकि एक्चुअली में होता क्या है, जो भी आपका सिस्टम होता है, यानी कि जो भी आपके यंत्र होते हैं, वो एक खास तरह की कह सकते हैं कि मैथमेटिकल जो भी आपकी इक्वेशन होती है, यानी कि गणितज्ञ जो हमारा सूत्र होता है, उसको वो क्या करता है, फॉलो कर रहा होता है। तो उसमें आप कोई एक वैल्यू डालते हो तो आपको एक दूसरी वैल्यू मिलती है ना। आपने कोई वहां पे एक अंक रखा है ना, आपने उसको क्या दिया, कोई एक वैल्यू दिया, तो आपको दूसरा वैल्यू खुद से ही कैलकुलेट करके देगा। तो ये चीज़ जो है उसमें होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, सिस्टमेटिक एरर जो आपका इंस्ट्रूमेंट के अंदर होता है, उसमें जैसे मैंने आपको बताया एक मैथमेटिकल लॉ, या फिर कह सकते हैं कि हमारा मैथमेटिकल इक्वेशन फॉलो हो रही होती है, इसी वजह से हर बार क्या है, वो गलतियां बनी रहती हैं। तो यहाँ पे हर बार ये क्या करेगा, एक डेफिनेट मैथमेटिकल इक्वेशन को फॉलो करेगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इट फॉलोज अ डेफिनेट मैथमेटिकल इक्वेशन। एक चीज़ ये हो चुकी है। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि आप अगर इसको बार बार रिपीट भी करोगे, मान लो आपने क्या करी, 10 अपनी यहाँ पे कैलकुलेशंस करी हैं, तो आप कितनी भी कैलकुलेशंस कर लो, आपका एरर कभी खत्म नहीं होगा। अब अगर मैं आता हूँ रैंडम एरर्स पे, तो यहाँ पे रैंडम एरर की अगर मैं बात करता हूँ, तो रैंडम एरर में क्या होता है, आपका जो भी कमी होता है वो गलती से आता है ना, बाय मिस्टेक होता है इसमें। अब यहाँ पे अगर मैं इसी में बात करता हूँ, तो रैंडम एरर क्या है, हमारे पास में क्लाइमेट वगैरह की वजह से भी हो जाते हैं, है ना। हमारे रैंडम एरर यहाँ पे एक तरीके से मान लो ह्यूमन एरर की वजह से भी हो जाते हैं, मान लो हमारा ध्यान कहीं और था, तो उसकी वजह से जो है हो जाते हैं। तो जो हमारे पास यहाँ पे रैंडम एरर आप देख रहे हो, ये रैंडम एरर में एक चीज़ ये होती है कि वो जो गलतियाँ हैं वो एक बार होती हैं, दूसरी बार आप जब दोबारा से उसको करोगे, यानी कि जब कैलकुलेशन करोगे, तो ज़रूरी नहीं है कि वो गलती दोहराई जाए, है ना। बाय मिस्टेक हमने एक बार गलती करी है, लेकिन वो हर बार नहीं हो सकती। तो यहाँ पे रैंडम एरर में क्या होता है ना, कि आपकी जो गलतियां होती हैं, अगर आप बार बार कैलकुलेशन को करोगे तो रैंडम एरर कम होता चला जाता है, यानी कि एक तरीके से क्या होता है, खत्म ही चला हो जाता है ये पूरी तरीके से। तो यहाँ पे क्या है, तो ये क्यों होता है, इट हैपन्स ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स, बहुत सारे कारणों से होता है, सच एज क्लाइमेटिक कंडीशंस, यानी कि आपका मौसम, है ना, उस तरह की चीज़ें। अगला टेम्परेचर, वहाँ उस वक्त टेम्परेचर क्या चल रहा है, आपका ताप क्या चल रहा है, वो अगर वो बदल जाए तब। मान लो मैग्नेटिक फील्ड हो आसपास, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र अगर आसपास हो तो। और एक हो जाता है फिर यहाँ पे ह्यूमन एरर। तो ये सब चीज़ों की वजह से हमारा रैंडम एरर हमें यहाँ पे देखने को जो है वो मिल जाता है। अब रैंडम एरर की खास बात, जैसे मैंने अभी आपको बताया क्या होती है, कि अगर आप इसको रिपीट करोगे तो रैंडम एरर जो है वो कम होता चला जाता है, एक तरीके से वो खत्म ही हो जाता है पूरा पूरा। तो यहाँ पे है रैंडम एरर में इट रिड्यूसेस, यानी कि इसकी वैल्यू कम हो जाती है एरर की, विद द रिपीटिशन ऑफ कैलकुलेशंस, विद द रिपीटिशन ऑफ कैलकुलेशंस, ये हो जाता है। तो इट रिड्यूसेस विद द रिपीटिशन ऑफ कैलकुलेशंस, एक चीज़ ये होगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाता है। तो एरर्स इन मेजरमेंट में अगर हम बात करें तो सिस्टमेटिक एरर है, जिसको हम इंस्ट्रूमेंटल एरर भी कहते हैं, और उसी तरीके से फिर हमारे पास में क्या है, रैंडम एरर भी है। इंस्ट्रूमेंटल एरर है, एक्यूमुलेशन ऑफ एरर है, मैथमेटिकल लॉ को फॉलो करता है, हर बार ये वाली चीज़ जो पूछी जाती है इसमें सिस्टमेटिक एरर के अंदर। अगर मैं आगे बात करता हूँ यहाँ पे रैंडम एरर की, तो यहाँ पे रैंडम एरर में क्या होता है, ये भी पूछा जाता है कि कौन सा एरर है जिसकी वैल्यू टाइम के साथ साथ या फिर कैलकुलेशन के साथ साथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो वो होता है हमारे पास में रैंडम एरर, ठीक है। किसकी वजह से हो सकता है, बहुत सारे कारण इसके बन सकते हैं। मान लो हमारी वजह से कोई गलती हो जाए वो, दूसरा और क्या हो सकता है, यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशंस जो है हमारे पास में अगर वो बदल जाए, आसपास टेम्परेचर बदल जाए, मैग्नेटिक इफेक्ट या मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र कोई अगर आ जाए, तो उन सब चीज़ों की वजह से हमारा रैंडम एरर जो है यहाँ पे जो है वो आ सकता है।
तो ये सब चीज़ें जो है यहाँ पे हो सकती हैं। अब हम यहाँ पे कुछ और भी देख लेते हैं। अब ये तो हमने समझा कि किस तरह के एरर हो सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कैलकुलेशन ऑफ एरर, दोनों में अंतर है। टाइप्स ऑफ एरर था ये पीछे, है ना, ये एक तरीके से थ्योरी वाली चीज़ थी। अब मैं बात करूंगा कैलकुलेशन की। क्या क्या किससे बात कर रहा हूँ? कैलकुलेशन की, यानी कि त्रुटियों की गणनाएं जो है हम लोग कैसे कर सकते हैं। अब हम वो चीज़ को यहाँ पे समझेंगे। तो यहाँ पे है कैलकुलेशन ऑफ एरर। तो एक हमारे पास ये है कैलकुलेशन ऑफ एरर्स। अब हम एरर्स की कैलकुलेशन कितने तरीके से कर सकते हैं वो हमें यहाँ पे देखना है। हम्म, देखो, अगर मैं सबसे पहले की बात करता हूँ तो कैलकुलेशन ऑफ एरर में क्या है, हमारे पास में आ जाएगा यहाँ पे जैसे कि मीन एरर, एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट मीन एरर, फिर मीन एब्सोल्यूट एरर, है ना, फ्रैक्शनल एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर। तो ये कुछ हमारे पास में एरर जो है यहाँ पे हो सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, एक हमारे पास हो जाएगा एब्सोल्यूट एरर, एक हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे मीन एब्सोल्यूट एरर, ऐसी जैसे मैंने बताया फ्रैक्शनल एरर हो जाएगा यहाँ पे, एक हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे रिलेटिव एरर, एक हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे परसेंटेज एरर। अगर मैं यहाँ पे 6 की बात करता हूँ तो फिर हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा लास्ट में मीन एरर। तो मैं पहले आपको मीन एरर बता दूंगा, फिर बाकी सारी चीज़ें जो हैं, यानी कि बाकी जो हमारे पास और तरह की त्रुटियां हैं वो सभी मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे मीन एरर की बात करता हूँ तो मीन एरर हमारे पास में क्या है, अब वो देखो। आपने एवरेज के बारे में तो पढ़ा ही होगा। हमारे पास में क्या होता है, एवरेज, एवरेज निकालना सभी से आता है। तो जो हम यहाँ पे मीन की बात कर रहे हैं वो एक्चुअली में क्या है, वो है एवरेज। अब मीन यानी कि हमारा एवरेज कैसे निकाला जाए। अगर मान लो हमारे पास में 10 तरह की वैल्यूज़ हैं, मैं अब बात कर लेता हूँ, मान लो मेरे पास में यहाँ पे 10 तरह की वैल्यूज़ हैं, लेकिन उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी, तो मैं 3-4 ले लेता हूँ। एक मेरे पास x1 हो गया, एक मेरे पास x2, एक मेरे पास x3 और एक मेरे पास में हो गया यहाँ पे x4। चलो मैंने यहाँ पे 4 लिए हैं। तो मैं अब बात कर रहा हूँ मीन की। तो मीन से मतलब ये है कि जितने भी हमारे पास यहाँ पे एरर हैं, यानी कि जितनी भी हमारे यहाँ पे त्रुटियां हैं, उन सभी त्रुटियों को हम लोग क्या कर लेंगे, एक साथ कर लेंगे, है ना, यानी कि एक तरीके से क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। और फिर हम उसको क्या कर देंगे, जितने भी वो वहाँ पे होंगे उतने से ही उसको हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, यानी कि भाग कर देंगे। तो यहाँ पे मीन एरर को हम लोग लिखते हैं कैसे, एक्स एम, इस तरीके से। एक्स क्यों, क्योंकि सारी की सारी वैल्यूज क्या एक्स, है ना। एम क्यों, क्योंकि मीन निकाल रहे हैं। आप लोग चाहो तो यहाँ पे आप एक्स बार भी जो है वो लिख सकते हो, ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे इक्वल्स टू, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4। अब इसको हम डिनोट कर दें किससे, 4 से। लो, ये हमारे पास में क्या आ गया, ये हमारे पास में आ गया हमारा मीन एरर, ये आप लोगों के सामने है। अब मीन एरर के बाद मैं समझता हूँ अपना क्या, एब्सोल्यूट एरर। अब ये जो एब्सोल्यूट एरर है इसको हम लोग यहाँ पे जो है वो कैसे निकालेंगे, अब वो देखो। सेकंड, एब्सोल्यूट एरर। अभी हम लोगों ने क्या सीखा, हम लोगों ने सीखा यहाँ पे मीन निकालना, हम लोगों ने सीख लिया यहाँ पे मीन निकालना। अब अगर मुझे एब्सोल्यूट एरर निकालना है तो अभी जो मैंने यहाँ पे वैल्यूज दी थी, है ना, जो मैंने यहाँ पे क्या करा था, जो वैल्यूज दी थी, एक तरीके से मैंने क्या करा था, जो एरर यहाँ पे निकलवाया था, x1 एरर था, x2 एरर था, x3 एरर था और x4 एरर था। तो हम लोग यहाँ पे करते क्या, अब एक बार वो देखो, हमने xm को भी निकाला, है ना, क्या था हमारे पास, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 अपॉन में 4। लो, ये हमारे पास में आया है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस मीन की वैल्यू को ऊपर के सभी एरर में से घटाते हैं। तो हमारे पास x1 माइनस के xm हो जाएगा, तो इसको मैं यहाँ पे लूंगा डेल्टा x1। x1 क्यों लिया, क्योंकि ये पहले वाले की बात हो रही है, इसलिए जो है हमने यहाँ पे इसको लिया है।
तो ये जो आप देख रहे हो ये हमारे पास क्या बन गया है, ये हमारे पास बन गया है हमारा एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर इन x1, ये हमने यहां पे कर दिया है। ठीक है, उसी तरीके से अब अगर मैं बात करता हूं अपने अगले वाले की, तो हमारे पास यहां पे हो जाएगा x2 माइनस के xm, तो ये हो गया क्या, डेल्टा x2। उसी तरीके से हो जाएगा x3 माइनस के xm, तो ये हो जाएगा हमारे पास में डेल्टा x3। उसी तरह हमारे पास होगा x4 माइनस के xm, हो जाएगा डेल्टा x4। लो ये हमारे पास हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपके सामने है एब्सोल्यूट एरर, किसमें, x1 में, x2 में, x3 में और x4 में। ये चार हमारे सामने जो है यहाँ पे आ चुके हैं। अब अगर मुझे निकालना है क्या, हमारा मीन, ये आपके सामने यहाँ पे। अब अगर मुझे क्या निकालना है, मुझे अगर निकालना है यहाँ पे मीन, यानी कि मीन एब्सोल्यूट एरर, तो उसको जो है वो कैसे निकाला जाए वो देख लो। तो यहाँ पे थर्ड हमारे पास है मीन एब्सोल्यूट एरर। अगर हम मीन एब्सोल्यूट एरर की बात करता हूं तो उसको हम डिनोट कैसे करते हैं ना, कि लिखते कैसे हैं वो देख लो एक बार। यहाँ पे है डेल्टा एक्स एम। पहली चीज, एम क्यों लगाया, क्योंकि मैं मीन निकाल रहा हूँ, आपको पहले बताया था अभी मैंने थोड़ी देर पहले। या फिर आप इसको कर सकते हो डेल्टा एक्स बार, ऐसे दो चीज आप इसमें लिख सकते हो। अब अगर मुझे करनी है कैलकुलेशन, यानी कि मीन निकालना है, तो फिर वही जो हमारा तरीका होता है मीन निकालने का वही करना है, यानी कि डेल्टा एक्स एम और डेल्टा एक्स बार इक्वल्स टू डेल्टा एक्स वन प्लस डेल्टा एक्स टू प्लस डेल्टा एक्स थ्री प्लस डेल्टा एक्स फोर अपॉन में हम लोग कर देंगे यहाँ पे 4, है ना। अब ये हमारे पास में जो है इस तरीके से हमारा क्या निकल जाएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर जो है वो निकल जाएगा। ठीक है, इतना हमने यहाँ पे समझा है। अब उसके बाद में फोर्थ देख लो, यहाँ पे हमारे पास है फ्रैक्शनल एरर। अगर मैं बात करता हूँ फ्रैक्शनल एरर की, तो हमारे पास जो ये फ्रैक्शनल एरर है ये क्या है, देखो मान लो कि आपके पास x डेल्टा x एरर है, किसमें, x में, एरर इन x। और मुझे क्या निकालना है, फ्रैक्शनल एरर निकालना है, किसके अंदर, x के अंदर। तो फिर फ्रैक्शनल एरर निकालने का जो तरीका होता है, हम लोग क्या करते हैं, डेल्टा x अपॉन में x, ये हो जाएगा। ये हमारे पास क्या बन चुका है, ये हमारा बन चुका है यहाँ पे फ्रैक्शनल एरर, यानी कि जो एरर है x के अंदर वो और अपॉन में x। तो ये हमारे पास एरर इन x, और अगर मैं x की बात करता हूं तो ये हमारे पास में क्या हो गया, खुद x हो गया, तो x इटसेल्फ ये हो चुका है यहाँ पे। अब फोर्थ हो गया, अब देखते हैं फिफ्थ। परसेंटेज एरर। अब अगर मैं परसेंटेज एरर की बात करता हूँ तो ये परसेंटेज एरर क्या होता होगा, देखो अभी हमने फ्रैक्शनल एरर को समझा है, तो अगर मैं फ्रैक्शनल एरर में 100 से मल्टीप्लिकेशन कर दूं तो मेरा परसेंटेज एरर जो है वो बन जाता है, यानी कि डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 करा लो, ये मेरे पास में क्या बन गया, परसेंटेज एरर जो है वो बन गया है, किसमें, परसेंटेज एरर इन एक्स, ये यहाँ पे बन चुका है। उसी तरीके से अब मैं देख लेता हूँ अपना लास्ट, इसी में हमारा रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर का मतलब है कि कोई भी एक वैल्यू हमारे पास है, उसके अंदर जो एरर होगा उस एरर को मैं किसी और से कंपेयर करवाता हूँ। ठीक है, तो उसके अंदर जो भी एरर होता है उसको हम क्या करते हैं, किसी दूसरे से कंपेयर करवाते हैं। दूसरे से कंपेयर करने का मतलब है कि आपके पास में दो वैल्यूज हैं, एक वैल्यू में कुछ है एरर और दूसरी वैल्यू में कुछ है एरर, तो आपने पहले का जो फ्रैक्शनल एरर है वो दूसरे वाले के फ्रैक्शनल एरर से कंपेयर करवाया। जब हम ऐसा करते हैं तो उसको हम कहते हैं रिलेटिव एरर, यानी कि एक का एरर किसी दूसरे के कंपैरिजन में। तो आप यहाँ पे फ्रैक्शनल एरर ले सकते हो, फ्रैक्शनल
एरर इन वन अपॉन में हो जाएगा फ्रैक्शनल एरर इन टू। तो ये हमारे पास होगा। अगर मैं इसकी बात करूं, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे फ्रैक्शन एरर इन वन और फ्रैक्शन एरर इन टू, इसका मतलब क्या हो गया है, जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये है रिलेटिव एरर इन वन पहले वाले में विद रिस्पेक्ट टू टू। यानी कि पहले में जो भी मेरे पास में यहाँ पे रिलेटिव एरर होगा दूसरे के सापेक्ष, वो क्या होगा वो हम यहाँ पे निकाल रहे हैं। एरर इन वन विद रेस्पेक्ट टू टू। लो, ये हमारे पास जो है इधर हो गया है। तो हमने क्या करा है, हमारे टाइप्स ऑफ एरर जो है वो सब समझ लिए। अब आपको मैं छोटी सी एक चीज़ और बताता हूँ। मान लो हो सकता है ऐसा एग्जाम में आ जाए, और आ भी सकता है, जिस तरीके से हमारा एग्जाम का ट्रेंड बदल रहा है उस तरीके से वो एडवांस भी कर रहे हैं चीज़ों को। तो यहाँ पे अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कैलकुलेशन जो भी हमने यहाँ पे समझा है उसको हम थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं। यानी कि अगर मान लो मुझे एडिशन करना होगा, मान लो दो चीज़ों को जोड़ना है तो उसमें कैसे एरर निकालेंगे, मान लो मुझे घटाना है तो कैसे एरर निकालेंगे, मल्टीप्लाई करना है तो कैसे एरर निकालेंगे, मान लो डिवाइड करना है तो कैसे एरर निकालेंगे। मैं यहाँ पे सीधा सा एकदम शॉर्टकट बताऊंगा, उसी का इस्तेमाल करना है और कुछ नहीं करना है। बस आराम से पहले तो समझते रहो, उसके बाद में जो शॉर्टकट होगा उसको हम लोग क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे। जो हमारे पास ये सभी चीज़ें हमने जो यहाँ पे सीख रखी हैं, जो अभी हम सीख रहे हैं, जो भी कुछ हमारे पास में है और अभी तक जो जो इस चैप्टर में हुआ है उसके ऊपर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे और एक एक चीज को अपनी क्लियर करेंगे। चलिए, तो हमारे पास सबसे पहला मैं यहां पे ले रहा हूं एरर इन एडिशन। ये हमारे पास सबसे पहला एरर इन एडिशन। ठीक, इसको देखो अब एरर इन एडिशन को। मैं मान लेता हूं कि मेरे पास में एक क्वांटिटी है ए, और उस ए के अंदर जो एरर है वो है प्लस माइनस डेल्टा ए। ये है ए, ये पहली क्वांटिटी है। ऐसे मैंने यहाँ पे बात करी है दूसरी क्वांटिटी की। तो यहाँ पे है मेरे पास में बी, और उसके अंदर जो एरर है वो है डेल्टा बी। मैंने यहाँ पे करा प्लस माइनस। प्लस माइनस का मतलब ये होता है कि जो मेरे पास एरर यानी कि जो मेरी त्रुटि है वो ज़्यादा भी हो सकती है इस मात्रा से और कम भी हो सकती है ना। ऐसे ही यहाँ पे भी है। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे जोड़ना है। मैं मान लेता हूँ मुझे यहाँ पे क्या करना है, एडिशन करना है। तो मैंने माना कि z मेरे पास में एक वैल्यू है जो a और b को मिला करके आएगी, है ना। मैंने क्या करा, a और b को मिला करके एक वैल्यू बना दी, वो क्या है मेरे पास में z। अब एक बात समझो, z a और b को मिला के आ रही है, लेकिन इन a और b में भी क्या है, एरर्स हैं, त्रुटियां हैं। तो फिर इसका मतलब क्या होगा कि z के अंदर भी त्रुटियां जो है वो आ जाएंगी, एरर्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इस z को हम लोग कैसे लिखते हैं वो देखो। तो ये होता है z प्लस माइनस, होता है z प्लस माइनस डेल्टा z, यानी कि a प्लस बी यहाँ हो जाएगा, और प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा बी जो है वो यहाँ पे हो जाएगा, जो आप ये देख पा रहे हैं। तो मेरा जो एरर होता है यानी कि जो मेरी कमी होती है वो कुछ इस तरीके से दी जाती है। लो, यानी कि मेरा जो एरर है किसमें, a और b को मिला करके जब मैं z बनाऊंगा तो उस z में जो भी एरर मेरे पास में आएगा उसको आप सीधा सीधा इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास यहाँ पे हो जाएगी। अब एक छोटा सा मैं ऐसे ही एग्जांपल जो है वो ले लेता हूँ। सवाल कुछ इस तरीके से आएगा कि a के अंदर एरर, यानी कि एरर इन a is 3% and error in B is 4%। ये तो मैंने परसेंटेज में लिया, आपसे हो सकता है बिना परसेंटेज के भी दे दे। अगर बिना परसेंटेज के देगा तो ये 0.03 होगा, या फिर हो सकता है 3 भी दे दे, कोई दिक्कत नहीं है।
आपको क्या करना है, अगर परसेंटेज में दे रहा है तो आपका आंसर परसेंटेज में ही आएगा, और अगर वो परसेंटेज में नहीं दे रहा है तो वो आंसर परसेंटेज में नहीं आएगा, उस तरीके से आएगा जैसे आपको दिया गया है। तो इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पे 3% लिखा है, यहाँ पे लिखा है 4%, तो अब देखते रहो जो आंसर हमारे पास आएगा वो परसेंटेज में आएगा। तो यहाँ पे एरर इन ए इज 3%, एरर इन बी इज 4%, देन डिटरमाइन द एरर इन एडिशन। तो यहाँ पे कहा गया है, सवाल को बताता हूँ, कि हमारी जो त्रुटि है ए में वो है 3%, उसी तरीके से हमारी जो त्रुटि है बी में वो है 4%, ऐसा हमें कहा गया। फिर कहता है कि जब हम लोग क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, यानी कि जब हम उनको जोड़ेंगे तो जो भी हमारी कुल मिला के त्रुटि आएगी वो हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है, ऐसा हमसे सवाल पूछेगा वो। तो अगर मैं इसमें बात करता हूँ तो यहाँ पे देख लो, डेल्टा ए हम लोगों को पता है ना भी कितना है, 3%। उसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ डेल्टा बी की, तो हमारे पास में कितना है, 4%। तो अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, अभी मैंने आपको बताया था एडिशन जब हम करते हैं, यानी कि जब हम चीज़ों को जोड़ते हैं, तो हमारे पास जो भी एरर आता है वो इस तरीके से निकाला जा सकता है। तो इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पे क्या कर लेंगे, प्लस माइनस लगाएंगे, डेल्टा ए हमारे पास क्या है, 3%, तो 3 आ जाएगा यहाँ पे। बी की बात करता हूँ तो 4 है यहाँ पे, ये है परसेंटेज में, तो प्लस माइनस 7% हमारे पास z के अंदर एरर है, और ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया, है ना। इस तरीके से आपसे सवाल जो है पूछ लेता है। अब ऐसे ही आगे देखो, अब मैं देखता हूं एरर इन सब्ट्रैक्शन। एरर इन सब्ट्रैक्शन, अब मैं जब सब्ट्रैक्शन की बात कर रहा हूं तो फिर से उसी तरीके से मैंने ए है मेरे पास, और ए कुछ इस तरीके से है कि उसमें एरर भी है, तो यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस माइनस डेल्टा ए, ऐसे हो जाएगा यहाँ पे बी प्लस माइनस डेल्टा बी। मान लेता हूं मैं कि मेरे पास में ना z आ रहा है a माइनस बी करने के बाद, तो फिर मुझे क्या करना है, z में एरर भी होगा, क्योंकि अगर a और b में एरर है, यानी कि अगर मेरे a और b में त्रुटियां हैं, तो इसका मतलब सीधा सा है कि z के अंदर भी जब हम घटाएंगे तो त्रुटियां आएंगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस माइनस z इक्वल्स टू a माइनस बी, यहाँ पे होगा माइनस प्लस, पहले क्या था प्लस माइनस, अब क्या हो जाएगा माइनस प्लस, लेकिन उससे कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा ए प्लस डेल्टा डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ये हमारे पास यहाँ पे हो जाता है। देखो, तो हमारे पास यहाँ पे डेल्टा जेड के लिए फॉर्मूला क्या बन गया, माइनस प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ये हमारे पास यहाँ पे बन जाता है। ठीक है, ये देख लो आप। अब अगर मैं इसी में बात करता हूँ तो एक सवाल ले लेते हैं, सवाल कैसा, जो हमारे पास यहाँ पे पीछे था सवाल, इसी को ले लेता हूँ मैं, इसमें थोड़ा सा बदलाव कर देते हैं। मान लेते हैं कि ए हमारे पास इस बार कितना दिया हुआ है, 7% दिया हुआ है, और हमें क्या करना है, एरर इन सब्ट्रैक्शन जो है वो निकालना है, यानी कि घटाने पर जो भी हमारा यहाँ पे कुल मिलाकर के त्रुटि आएगी वो हमें यहाँ पे बतानी है। तो मैं मान लेता हूँ कि ए में हमारे पास में क्या है, 7%। ऐसा मैंने मान लिया कि मेरे पास जो एरर है, यानी कि ए के अंदर जो त्रुटि है वो है 7%, और उसी तरीके से मैंने मान लिया कि बी के अंदर जो भी त्रुटि है वो मेरे पास में कितनी है, 3% है। देन डिटरमाइन द एरर इन सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा जेड इक्वल्स टू डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, यहाँ पे हो जाएगा 10%। एक काम करते हैं, एक और सवाल देता हूँ। मान लो क्वेश्चन जो है हमारे पास में कुछ इस तरीके से है, इसी को क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ।
ए जो है हमारे पास वो कुछ इस तरीके से है 3 प्लस माइनस 4%। इसका मतलब समझाता हूँ क्या है। अगर आपको एग्जाम में ऐसा देखने को मिल जाता तो फिर इसका मतलब ये है कि 4% यानी कि 4% क्या हमारा एरर है, किसमें, 3 में, है ना। तो 4% इज द एरर इन 3। ये हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है b इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस 2, वैसे इतना बड़ा कभी होगा नहीं। इतना बड़ा से मेरा मतलब है कि अगर यहाँ पे पहली वैल्यू लिखी है जो भी, उससे बड़ी वैल्यू तो कभी यहाँ पे होगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू होती है एरर की जो कि बहुत छोटी होती है। तो मान लो अगर ये 1 है तो ये 0.2 हो सकता है 0.002 हो, है ना। तो अगर मैं इसको यहाँ पे लेता हूँ परसेंटेज में अब, तो वो चीज़ जो मैंने अभी आपको बताई जैसे 0.2 0.002 या 0.02, तो वो वाली चीज़ अब एकदम सही बैठ रही है, क्योंकि कभी भी शुरू वाले नंबर से बड़ा अगला नंबर नहीं हो सकता, यानी कि जो एरर होता है, जो त्रुटि होती है, वो कभी भी बड़ी नहीं हो सकती। अच्छा, अब देखो, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया 2%। इसका मतलब ये है कि 2% इज द एरर इन 1। तो इसको अगर मैं लिखने लगूँ तो फिर वो कैसे लिखूंगा, तो देखो 1 प्लस माइनस 0.02, ठीक है। ये हमारे पास जो है यहाँ पे हो जाता है। तो ये 0.02 हमारा क्या हो गया, 2% इसमें एरर हो गया है, ठीक है। अच्छा, अब सॉल्यूशन करते हैं। वही सब्ट्रैक्शन वाला केस है, यानी कि z इक्वल्स टू, सबसे पहले a माइनस बी करेंगे हम, सबसे पहले हमें यही करना है। तो 3 में से 1 जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, 2। तो यहाँ पे आ चुका 2। अब अगर मैं डेल्टा z की बात करता हूँ तो हमारे पास कितना 4, यहाँ पे कितना 2, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2, कुल मिला कितना हुआ 6% हुआ। तो इसका मतलब ये है कि z प्लस माइनस डेल्टा z की अगर मैं बात करता हूँ तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 प्लस माइनस 6%। ये हमारा जो है यहाँ पे हो जाएगा। लो, ये हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। अब हम आगे भी देखते हैं, एरर इन मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं। ऐसी एरर हम लोग यहाँ पे देख लेंगे डिवीजन में। तीसरा टाइप है, यहाँ पे हमारे पास एरर इन मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो इसके लिए मैं मानता हूं कि मेरे पास में ए और बी दिए हुए हैं। ए में है मेरे पास जो एरर वो है डेल्टा ए, उसी तरीके से बी में जो मेरे पास में है एरर वो है डेल्टा बी। ये मेरे पास यहाँ पे एरर दिए हुए हैं इस वाले केस में। अब मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि आप देख सकते हो, तो यहाँ पे z में मान लेता हूँ कि मल्टीप्लाई करके आएगा, यानी कि ए भी जो है वो आएगा, ठीक है। अब अगर मुझे निकालना है इसमें डेल्टा z, तो डेल्टा z के लिए सीधा सा एक तरीका आपको बताता हूँ मैं, उसको हर बार अप्लाई कर दो और बात खत्म। प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन में ए प्लस डेल्टा बी अपॉन में बी, इतना करना होता है। तो ये आपके पास में क्या आ गया, ये आ गया है एरर, किसके अंदर, z के अंदर एरर जो है वो आ गया। अब यहाँ अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक और तरह का सवाल आपका बना सकता है, और बना भी रहा है, और एग्जाम में पूछ लेगा, और पूछा गया है। देखो अब क्या पूछा गया है, पूछा ये जाएगा कि मल्टीप्लाई करते वक्त दो वैल्यूज आपके पास में मल्टीप्लाई आप उनको कर रहे हो, दो वैल्यूज क्या है, ए और बी हैं, उनके अंदर अपने अपने एरर्स हैं, डेल्टा ए और डेल्टा बी एरर्स हैं। सवाल आया है कि दो हमारे पास में वैल्यूज हैं, दोनों के अंदर एरर है, मल्टीप्लाई किया गया है, तो अब जो मल्टीप्लाई करके वैल्यू आएगी उसमें जो एरर होगा वो किसके बराबर होगा। तो ऑप्शन मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे। सबसे पहला देखो, आंसर साफ पता चल रहा है, किसके बराबर हुआ एरर, फ्रैक्शनल एरर जो भी था हमारे पास में ए के अंदर, उसमें क्या जोड़ दिया हमने, फ्रैक्शनल एरर जो था हमारे बी के अंदर, इन दोनों को हमने जोड़ दिया है। तो हमारे पास में क्या आ गया, एरर आ गया। किसके अंदर एरर आ गया है, z के अंदर एरर जो है हमारा वो आ गया है। ये चीज आपके सामने है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है फ्रैक्शनल एरर इन ए। ऐसे ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये हमारे पास में क्या, फ्रैक्शनल एरर इन बी। तो इनको क्या करना होता है, जोड़ना होता है, और कुछ नहीं करना होता। अच्छा, अब एरर इन मल्टीप्लीकेशन हमारे सामने हो चुका है।
अब एरर इन मल्टीप्लिकेशन के बाद में अगर मैं आगे देखता हूँ, मल्टीप्लिकेशन अब हम यहाँ पे खत्म करते हैं, हम देखते हैं अब एरर इन डिवीजन। अगर मैं यहाँ पे डिवीजन की बात करता हूँ यानी कि डिवाइड करने की बात करता हूँ, तो उस वाले केस में हमारे पास एरर जो है यानी कि जो हमारी त्रुटियां हैं वो कैसे निकाली जाए, अब आप उसको देखो एक बार। ये हमारे पास एरर इन डिवीजन। अब अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो बिल्कुल उसी तरह a प्लस माइनस डेल्टा ए, b प्लस माइनस डेल्टा बी, ये हमारे पास है। मैं डिवीजन की बात कर रहा हूँ, तो डिवीजन का मतलब हुआ कि z जो है वो a अपॉन बी करके आएगा। तो इसमें एरर मेरे पास में होगा कितना, यानी कि डेल्टा z की अगर मैं वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ तो वो होगी कितनी, तो देखो प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन में ए प्लस डेल्टा बी अपॉन में बी, यहाँ भी वही सेम टू सेम फॉर्मूला बनेगा। ये रहा हमारा फॉर्मूला, यानी कि अगर मैं डिवीजन कर रहा हूँ तो भी सेम वही फॉर्मूला है, मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूँ तो भी सेम फॉर्मूला है ना, और अपना एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर रहा हूँ तो जो हमारे पास फॉर्मूले एडिशन और सब्ट्रैक्शन के थे दोनों के सेम थे। उसी तरीके से डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में जो हमारे पास फॉर्मूले हैं वो क्या है, बिल्कुल सेम है। अब यहाँ पे हम अगला देख लेते हैं, ये हमारा फिफ्थ टाइप हो जाएगा, ये हो जाएगा एरर इन एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट से मेरा मतलब है मैं पावर की बात कर रहा हूँ, घात की बात कर रहा हूँ। मान लो मेरे पास में कहीं पे z लिखा हुआ है, x की पावर a, y की पावर b अपॉन में z की पावर c, ऐसे लिखा हुआ है ना, और मुझे इसके अंदर क्या करना है, एरर निकालना है, यानी कि डेल्टा z जो है मुझे यहाँ पे निकालना है। तो वो डेल्टा z मैं यहाँ कैसे निकालूंगा हमको अब वो देखना है ना। ये z का फॉर्मूला है आप लोगों के सामने, जैसे z के फॉर्मूले से मेरा क्या मतलब है, अभी हमने क्या करा था, ऐसे किया था ना a प्लस बी, ये फॉर्मूला है। z के लिए हमने क्या करा था, a अपॉन बी, z के लिए हमने क्या करा, ए बी करा है। आप चाहो तो इसको ऐसे समझ लो कि मैंने x प्लस वाई किया हुआ है, यहाँ पे x अपॉन वाई किया हुआ है, आप इसको ऐसे समझ लो कि एक्स वाई किया हुआ है, z इक्वल्स टू, ऐसे यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्स वाई अपॉन में z हो रहा है। तो ये जो आप देख रहे हो ये ऊपर वही वाला फॉर्मूला है, उसी तरीके से बस अंतर ये है कि यहाँ पे पावर आई हुई है। तो हमने इन फॉर्मूले में जो भी एरर था वो हमने कैसे निकाला था वो आप लोगों को याद होगा, अभी मैंने बताया आपको। तो ए में अपना एरर था, बी में अपना एरर था, यानी कि एक तरीके से अगर x वहां पे लिखा है तो उस x के अंदर अपना एक एरर होगा और वो मुझे यहाँ पे निकालना होगा। उसी तरीके से एक y में एरर होगा और वो मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, निकालना होगा। इसका मतलब ये हो जाता है। तो अब इसको जरा समझो आप लोग, तो इसको कैसे करा जाए। तो अगर मुझे यहाँ पे निकालना है डेल्टा z, यानी कि अगर z में एरर निकालना है तो फिर यहाँ पे होता है a डेल्टा x अपॉन में x प्लस b डेल्टा वाई अपॉन में वाई प्लस सी डेल्टा जेड अपॉन में जेड। ये हम लोग के साथ में क्या हो जाता है, हमारा फॉर्मूला। लो, तो ये बन गया हमारे पास फॉर्मूला। मल्टीप्लिकेशन का आपको याद ही होगा, फ्रैक्शनल एरर्स थे, है ना। डिवीजन में भी सेम वही चीज़ थी, फ्रैक्शनल एरर है, आप देख सकते हो अभी भी जोड़ा ही गया है, कुछ अलग नहीं किया गया, मैंने यहाँ पे जोड़ रखा है इसको, ये प्लस किया हुआ है, ठीक है। अब अंतर ये होता है कि जो हमारी पावर्स होती हैं, जो हमारे एक्सपोनेंट होते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे जो भी घात लगी हुई है, एक्स की घात ए है यानी कि एक्स की पावर ए है, मैंने क्या करा है उसका यहाँ पे मल्टीप्लाई में कर दिया है और कुछ नहीं। तो आप जो यहाँ पे देख रहे हो फॉर्मूले सारे बहुत आसान है और इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक अगर मैं बात करता हूँ तो हमने अपना जो पहला चैप्टर था फिजिक्स का, यानी कि अपना यूनिट्स डायमेंशंस एंड मेजरमेंट्स, यानी कि हमारा मात्रक, हमारे जो भी विमाएँ हैं वो, और जो भी हमारे यहाँ पे मापन है वो सारा कुछ हम लोगों ने समझ लिया है और कर लिया है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, सबसे पहले मैंने आपको भौतिक राशियों के बारे में यानी कि फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में बताया था। कितनी तरह की होती हैं, दो तरह की होती हैं, यानी कि अपनी मूल राशियाँ यानी कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़, और हमारी डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ यानी कि व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ जो है वो हमने करी थी। उसके बाद मैंने आप लोगों को मात्रक के बारे में बताया था कि कितने तरह के जो हमारे मात्रक होते हैं, दो तरह के हमारे मात्रक थे वो हमने पढ़ लिए थे। दो तरह के मात्रक से मतलब है कि हमारे फंडामेंटल यूनिट्स और हमारे डेराइव्ड यूनिट्स। उसी के बाद फिर हमारे पास में आ गया था सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़, यानी कि हमारी पूरक भौतिक राशियाँ वो आ गई थी, और उसी के साथ साथ मैंने अपनी सप्लीमेंट्री यूनिट्स जो थी यानी कि प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल वो हमने वहाँ पे ख़त्म करी थी।
उसके बाद हम लोगों ने किया था अपना क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम्स, यानी कि अपने जो भी मात्रक पद्धतियां थी, चार थी, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस और हमारा एसआई, वो हमने चारों की। फिर उसके बाद हमने क्या करा, हमने अपने डायमेंशनल एनालिसिस यानी कि जो भी हमारे यहाँ पे विमाओं के सूत्र हैं उनको हमने यहाँ पे पढ़ा है, और कैसे बनाना होता है वो हमने समझा है, उसका इस्तेमाल कैसे करना है वो हमने यहाँ पे समझा है ना। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो हमने यहाँ पे अपना कन्वर्जन जो है वो समझा, यानी कि रूपांतरण जो हमारा था वो भी हमने समझा। आगे की अगर मैं बात करता हूँ तो जो भी हमारे पास साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स हमारे होते हैं किस काम आते हैं, यानी कि जो हमारे वैज्ञानिक यंत्र हैं वो सब हमने पढ़ लिए। आगे की अगर मैं बात करता हूँ तो अब हमने यहाँ पे शुरू किया था साइंटिफिक फिगर्स, यानी कि हमारी जो भी सार्थक अंक हैं वो हमने यहाँ पे पढ़ लिए हैं। उसके बाद हमने क्या पढ़ा है, हमने यहाँ पे अपने जो भी एरर्स होते हैं, यानी कि जो भी हमारे यहाँ पे त्रुटियां हैं मापन के अंदर, एरर्स इन मेजरमेंट्स जो है वो हमने पढ़ लिए हैं। और जो हमारे यहाँ पे त्रुटियां निकालने के, यानी कि एरर्स निकालने के जो भी फॉर्मूले, जितने भी फॉर्मूले, वो सभी फॉर्मूले हमने यहाँ पे पढ़े हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। तो यहीं पे हमारा जो पहला चैप्टर है वो हमारा यहाँ पे फिजिक्स में खत्म हो चुका है। तो इसके जो भी क्वेश्चंस रहेंगे वो सारे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, मैं प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चंस दूंगा, और उसके साथ साथ ही हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे वो भी करेंगे। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।